अब आ जाइए, हमारा ग्लूकोज के बारे में ये सारे पॉइंट तो हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब आ जाइए फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज के बारे में हमें डिस्कस करना है कि फ्रक्टोज स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में क्या क्या समझना है, जरा ध्यान देना। इसमें कौन कौन से पॉइंट है हमारे। अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में बात करें तो ग्लूकोज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फ्रक्टोज में यहाँ पर देखना, दूसरे वाले पर कीटोन ग्रुप होता है ओपन स्ट्रक्चर में, बस इतना सा अंतर है। पहला दूसरे वाले में कीटोन ग्रुप है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप का है और जबकि फ्रक्टोज में कीटोन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप कीटोन है। कीटोन कैसे है, इधर भी देखो CH2OH है, इधर भी आपका कार्बन है, बीच में CO है, तो अल्काइल ग्रुप बीच में अगर CO है तो उसे कीटोन बोलते हैं। तो ये कीटोन स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पर। अब इसको कैसे बोलेंगे, लास्ट कार्बन देखना यहाँ पर नीचे, लास्ट कार्बन यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पर लास्ट कार्बन नीचे आ गया, तो ये वाला OH राइट साइड में है, तो ये बताएगा डी कॉन्फ़िगरेशन, किससे, ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहा है, तो इसको लिखेंगे डी। अब यहाँ लीबो रोटेटरी है, माइनस है जस्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नीचे वाला देखना OH किधर है, लेफ्ट में है, तो ये इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये माइनस मीन्स लीबो रोटेशन हो जाएगा। जबकि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप CHO के नीचे देखते थे तो सीधे सीधे सेकंड पे राइट पे आ रहा था, इसलिए वो क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर समझना आप। तो यहाँ पर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ना होकर के लीबो रोटेटरी नेचर है। इसके बाद सीधे सीधे फ्रक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डी कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बता ही चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आ जाइए, जैसे आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखा था वैसे यहाँ पर फ्रक्टोज की भी देख लो। तो फ्रक्टोज में वहाँ पर हमने पायरेन स्ट्रक्चर देखी है, और यहाँ पर एक और कंपाउंड होता है फ्यूरैन। फ्यूरैन में देखना क्या है कि इस तरीके से वहाँ पर 4 1 2 3 4, एक ये 4 कार्बन की जैसे रिंग है, ठीक है, 4 कार्बन की रिंग आ रही है, 1 2 3 4, ठीक। तो 4 कार्बन की रिंग में इसको बोलते हैं फ्यूरैन। ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये ग्लूकोज के बाद, ग्लूकोज तो पायरेनोज से मिल रहा था, लेकिन फ्रक्टोज का जो है फ्यूरेन से स्ट्रक्चर मिलती है। कैसे, इसकी भी है वही सेम कहानी समझिए कि इसकी भी हेमिस्टल स्ट्रक्चर आप समझो। हेमिस्टल स्ट्रक्चर समझने के लिए, ओ सॉरी, अल्फा अल्फा और बीटा वाली स्ट्रक्चर अगर समझना है तो ग्लूकोज की भी यहाँ पर ही फ्रक्टोज का देखना। फ्रक्टोज की केस में क्या है कि इसमें, हाँ एक मिनट, ओके, यहाँ देखना, फ्रक्टोज में यहाँ पर कीटोन है, तो इस वाली की स्ट्रक्चर भी सेम जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि ये कीटो आपका एल्डिहाइड ग्रुप टेस्ट नहीं दे रहा था, तो कीटोन का यहाँ पर टेस्ट नहीं मिलता है सेम रिएक्शन में। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर भी बताया गया कि सेम स्ट्रक्चर वही होती है कि पाँचवें कार्बन का जो OH ग्रुप है वो एक्चुअल में कीटोन के मीन्स सेकेंड वाले कार्बन के, पहला तो ये होगा, सेकंड के कीटोन वाले कार्बोनिल CO कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से पांचवें का बीच बॉन्डिंग होती है। तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया कि एल्डिहाइड की ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें पांचवें से पहले के बीच में बॉन्डिंग होती है, पांचवें के हाइड्रोक्सिल और पहले के कार्बोनिल वाले से। जबकि फ्रक्टोज में पांचवें का हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंड वाले कार्बोनिल वाले कार्बन से जुड़ता है। इतना डिफरेंस है दोनों में, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बॉन्डिंग होने के बाद इसकी भी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है आपको। अब देखना कि जैसे ही बॉन्डिंग होगी ये CO ग्रुप आपका OH में चेंज हो जाएगा। अब ये OH में बदल जाएगा तो जो हाइड्रोजन का रोल प्ले कर रहा है वो ये वाला ग्रुप आएगा। अब इस वाले ग्रुप को इधर दिखा दोगे तो ये OH राइट में हो जाएगा, अगर इसको राइट में दिखाओगे तो OH लेफ्ट में आएगा। बस इतना सा अंतर है। अगर OH राइट में होगा, इसको आप लेफ्ट में दिखा रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, अल्फा स्ट्रक्चर। देखो कैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये हो गया हमारा कार्बन C, इससे OH हो गया, यहां से बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन O के साथ जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, O माइनस से इससे जुड़ेगा, यहां पर ये आपका कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन OH है, और इसके बाद हमारा ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथे में OH इधर है, ये H है, पांचवें में आ जाइए आप, सीधे सीधे पांचवा कार्बन है, इसके O को
यहां से आप दिखा रहे हो, ये आपका ऑक्सीजन के थ्रू इसके साथ में जुड़ रहा है, यहां से इसके साथ में इसकी ज्वाइनिंग हो रही है, यहाँ से ज्वाइन हो रहा है। और ये आपका पहला वाला जो है वो हो जाएगा CH2OH। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब छठा हमें जो दिखाना है वो इससे नीचे हो जाएगा CH2OH। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा दूसरे वाले से, तो इसकी भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। इसको भी ऐसे रोटेट करो, जो वहाँ पर हाइड्रोजन था यहाँ पर वो CH2OH है पहले वाले पर। बस इसकी अगर हम ओपन ऐसे रोटेट करके स्ट्रक्चर देखें तो रोटेट करके मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना किस टाइप से होगा ये। इसको हमें एक बोर्ड जैसी ऐसी स्ट्रक्चर देनी है, यहाँ पर ऐसे। एक हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, नहीं यहाँ से पहला नहीं, पहला तो हो गया ये हमारा होगा दूसरा, ये हमारा है तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इस पांचवें से छठा हमारा CH2OH। अब पांचवें से ऑक्सीजन के थ्रू दूसरा लग रहा है। अब पहला क्या है, पहला CH2OH ऊपर इस तरीके से दिखाओगे, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, अब दूसरे कार्बन पर यहाँ नीचे देखना OH नीचे की साइड में आएगा, यहाँ पर दूसरे पर। ये तीसरे में H इधर, OH ऊपर हो जाएगा। फोर्थ वाले में OH नीचे है, H है, इस पे H इधर होगा, और सीधे सीधे CH2OH इधर चला जाएगा आपका। अब OH पांचवें का O तो इसके साथ बॉन्डिंग में चला गया है। तो ये वाली स्ट्रक्चर जो बन रही है ये फ्यूरेन स्ट्रक्चर से है, तो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलेंगे। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर की साइक्लिक बन रही है। इसमें देखना, इसमें कार्बन की साइक्लिक चेन 4 कार्बन की है, 1 2 3 4, 4 कार्बन साइक्लिक में है। पांचवा देखना यहाँ पर है, पहला और छठा रिंग से बाहर है, फर्स्ट एंड सिक्स रिंग से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर आपकी जो बन गई, ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आपने ग्लूकोज का पढ़ा था सेम वैसे फ्रक्टोज का, बस इतना ध्यान रखना कि इसमें पांचवें से दूसरे के बीच बॉन्डिंग होती है। तो देखना हमने OH को राइट में दिखाया है, 1 को यहाँ पर हाइड्रोजन की तरफ, 1 लेफ्ट में है तो राइट में है, तो ये अल्फा हो गया। और यहाँ देखना ये लेफ्ट में OH है तो ये बीटा हो गया, राइट वाला अल्फा, लेफ्ट में है तो बीटा। इस तरीके से क्योंकि ये 4 कार्बन की रिंग बन रही है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन की रिंग बन रही है। एक देखना ये रिंग में है, 2 3 4, 4 ही रिंग में है, एक ये रिंग से बाहर, एक ये रिंग से बाहर, तो 4 कार्बन की भी रिंग बन रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो अल्फा डी, अब माइनस है तो माइनस है, लिबो रोटेशन दे रहा है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर अगर कोई पूछे तो यही बताना है कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज लिबो रोटेटरी है। ठीक, ग्लूकोज की जो पायरेनोज स्ट्रक्चर होती है, और ग्लूकोज की पायरेनोज होती है, और फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज होती है। ग्लूकोज की साइक्लिक चेन में 5 कार्बन की रिंग होती है, फ्रक्टोज वाले में 4 कार्बन की रिंग होती है। तो इस तरीके से यहाँ देखना ग्लूकोज के बारे में हो गया, तो फ्रक्टोज में देखना फ्रक्टोपायरेनोज और बीटा वाला दोनों स्ट्रक्चर हो गई, या मैं आपको बता ही दिया इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हमारे यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में, और मैंने मोनोसैकेराइड में पढ़ लिया कि मोनोसैकेराइड में हमने यहाँ डिस्कस किया कि ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, पायरेनेज स्ट्रक्चर क्या होती हैं, फ्यूरोनो स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अल्फ़ा बीटा ये सब हो गया। अब हम आते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड का मतलब हो गया जिसमें 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ जाएं तो उससे बन जाएगा डाइसैकेराइड। तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे आते हैं डाइसैकेराइड पर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर को आप देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप सभी को पता है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा का मतलब हो जाएगा, यहाँ से अभी ये वाले को आप छोड़ के समझिए, यहाँ से मान लीजिए हमारे पास OH है, ये OH ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, ये हमारा OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप लगा हुआ, इससे इसको अभी भूल जाओ। एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, समझ लो OH यहाँ पर है।
तो ये अल्फा स्ट्रक्चर हुई, डी फॉर्म है, ग्लूकोज है। एक दूसरा हमारा कंपोनेंट है फ्रक्टोज है। भाई दो मोनोमर हमें लेना, एक ग्लूकोज का एक मोनोमर फ्रक्टोज का ले लूं, या मैं दोनों ही मोनोमर सेम ही कंपाउंड सेम ही ग्रुप के ले लूं, ठीक, या सेम हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। अब ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमारा जो दिया फ्रक्टोज की है, तो ये बीटा फॉर्म है। बीटा फॉर्म क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो आएगा कि यहां पर इसका सेकंड वाला जो दिया गया, सेकंड का OH, ये ऊपर की साइड में है यहाँ पर इस वजह से ये आपका बीटा फॉर्म हुआ। तो बीटा फॉर्म वाले के दूसरे कार्बन से पहले वाले का, फर्स्ट वाले का OH इसके साथ में जुड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये CH2OH है, ठीक, इसके साथ में लगा हुआ हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला दिखा दो, सीधे सीधे COO, यहाँ पर OH, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी और एक OH और इधर से एक, तो यहाँ से बनेगा H2O। तो H2O निकल जा रहा है, इन दोनों में एक H2O बाहर निकल रहा है, तो आपस में बाहर निकलने से एक का ऑक्सीजन बच रहा है, यही ऑक्सीजन इसके साथ इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो ब्रिज बॉन्डिंग, एक तरीके से इनके बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसे को बोलते हैं, बॉन्डिंग हो गई, तो दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया डाइसैकराइड। डाइसैकराइड हमारा यहाँ पर हो गया। इसी डाइसैकराइड को हम बोलते हैं एक्चुअल में हमारा सुक्रोज है। सुक्रोज में चीनी जो घर में हम यूज करते हैं, सुक्रोज होती है, केन शुगर। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इसमें एक यूनिट ग्लूकोज की होती है अल्फा डी ग्लूकोज, और एक यूनिट फ्रक्टोज की होती है, लेकिन फ्रक्टोज वाली याद रखना बीटा डी फ्रक्टोज होना चाहिए। जुड़ते कहाँ से हैं देखना, ग्लूकोज का पहले का OH वाला ग्रुप फ्रक्टोज के दूसरे के OH वाले से आपस में कनेक्ट होते हैं। बस ध्यान रखना फ्रक्टोज का जो दूसरा वाला होना चाहिए वो बीटा वाला फॉर्म होना चाहिए। बीटा वाला फॉर्म मतलब OH आपको राइट में दिखाना है, ठीक है, डाउनवर्ड होगा तो अल्फा और ऊपर की साइड होगा तो बीटा। तो ये बीटा और ये OH दोनों के आपस में बीच में बॉन्डिंग होगी, तो 1 से 2 के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, 1 to 2। तो ये हम इसी को बोलते हैं सुक्रोज। तो ये एक डाइसैकराइड हो गया। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर है पूरी बन के आ रही है, इसको आप बोलते हो डाइसैकराइड। दो मोनोसैकराइड आपस में जुड़ गए। एक और हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ध्यान रखना इसमें जो डाइसैकराइड बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, इसी बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पूछते हैं, व्हाट इज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसके बीच में होता है, क्या करता है। तो आप बताओगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है ग्लूकोज के दो मोनोमर, मीन्स ये किसी भी डाइसैकराइड के मोनोमर्स को आपस में जोड़ने के जो बॉन्ड होता है उसी को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये अगर हम बात करें सुक्रोज की केस में तो 1 से 2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, यहाँ पर एक और देखना, हमारे पास डाइसैकराइड है जिसको हम माल्टोज बोलते हैं। माल्ट शुगर जो रहा है, जो माल्ट शुगर है, इसका मतलब जो हमारे ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, इनको जो पकाते हैं तो उसमें से जो लिक्विड थोड़ा सा होता है वो मॉल्ट टाइप में, तो उसी से मॉल्टेज शुगर बनती है। तो अब यहाँ देखना है कि ये भी अल्फा डी, इसमें दोनों की दोनों स्ट्रक्चर सेम होती हैं। अभी आपने देखा था सुक्रोज में, याद रखना सुक्रोज में एक अल्फा डी ग्लूकोज है और एक दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज है। यहाँ पर क्या है, अल्फा अल्फा दोनों ही ग्लूकोज है, दोनों सेम हो सकती हैं अलग हो सकती हैं। यहाँ पर 1 से 4 के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ध्यान रखना, पहले का 1 दूसरे के 4 से बॉन्डिंग होगी, तो इसका फर्स्ट वाला ग्रुप ये वाला फ्री मिलेगा। अब आप ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि मैंने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बस हेमी एसिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो मिल रही है आपको, एक फ्री हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। यहाँ तो अभी एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हुई। कैसे हेमी एसिटल का मतलब क्या है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन लगा है, इधर से एक OH है, इधर से आप इसे एल्काइल ग्रुप मान के चलो, कार्बन लगा हुआ है यहाँ पर तो एल्काइल ग्रुप, और इधर से आपका एल्कोक्सी ग्रुप लग गया, ये R और O लगा हुआ है, तो एक RO ग्रुप हो किसी कार्बन से, एक हाइड्रोजन हो, एक OH हो और एक और एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ हो, तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल इसका एक ग्रुप है। तो एक इसमें हेमी एसिटल ग्रुप आपका मिल रहा है, किसमें, माल्टोज में। ध्यान रखना है, हेमी एसिटल बताने के पीछे का हमारा कुछ रीजन है। हेमी एसिटल ग्रुप यहाँ एक फ्री मिल रहा है, डाइसैकराइड है, 2 है, ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं माल्टोज शुगर। 1 to 4 के बीच में बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसका यहाँ पर हेमी एसिटल ग्रुप फ्री है, माल्टोज की केस में फ्री है। जरा देखना क्या यही सिचुएशन आपको यहाँ भी थी,
इस सिचुएशन में जरा देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनती है ग्लूकोज की वो पहले पर थी, OH यहां होता है, और हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो फ्रक्टोज की बनती है वो भी आपकी दूसरे वाले पर, क्योंकि यहां पर OH है, इधर आपका एल्कोक्सी ग्रुप हो गया RO, इधर एल्काइल, ये एक OH और एक CH2H। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर इसकी यहां पर बन रही है। ठीक, अब एक्चुअल में क्या बोलें कि इसका दूसरा वाला कार्बन जिस पर कीटोन का था, हेमी एसिटल फॉर्म बन रहा था, ये दोनों आपस में जुड़ गए। जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो इस सिचुएशन में जब दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हेमी एसिटल ग्रुप आपका फ्री नहीं रह गया। हाँ, इसका पांचवा वाला कार्बन फ्री हो रहा है, पांचवा वाला कार्बन फ्री, ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है देखना, यहां से आपका एल्कोक्सी ग्रुप मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, यहां भी एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक OH ग्रुप होना ही चाहिए डायरेक्ट इससे लगा हुआ, तभी हेमी एसिटल माना जाएगा। तो ये हेमी एसिटल कंडीशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब क्या करो, आप सभी को पता है कि फेलिंग एंड टॉलेंट टेस्ट हम देखते हैं, फेलिंग एंड टॉलेंट टेस्ट। फेलिंग एक थोड़ा सा वीक एक्चुअल में रिड्यूसिंग कंपाउंड है और टॉलेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो टॉलेंट क्या करता है, ये एल्डिहाइड के साथ तो अच्छे से रिएक्शन कर देता है, कोई भी एल्डिहाइड हो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर देता है, जबकि फेलिंग जो है वो कुछ ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, सारे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, कीटोन तो दोनों रिएक्शन नहीं देते, यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जहाँ पर कीटोन की, तो वहाँ देखते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कीटोन की टेस्ट ना तो फेलिंग देता है ना तो टॉलेंट देता है। एल्डिहाइड जो है टेस्ट फेलिंग और टॉलेंट दोनों दे देता है। एल्डिहाइड थोड़ा सा कमज़ोर है, इस वजह से सभी एल्डिहाइड के साथ फेलिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए हर तरह के एल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट नहीं शो करेगा, जबकि टॉलेंट कर देता है। अब हम यही अगर देखते हैं, इनको अगर इनकी रिएक्शन अगर एल्डिहाइड से हो गई, ठीक है, टॉलेंट की और फेलिंग की, दोनों की एल्डिहाइड से अगर रिएक्शन हो गई तो हम ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं कि वो रिड्यूसिंग कंपाउंड है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने से कलर चेंज होता है, तो इसका मतलब जहाँ पर भी ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या सुक्रोज हो, इनमें से कोई भी जो टॉलेंट और फेलिंग के साथ टेस्ट दे देंगे उन्हें हम रिड्यूसिंग बोलेंगे, और जो टॉलेंट और फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं देंगे वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। अब देखना इसमें क्या है कि टॉलेंट और फेलिंग, यहाँ देखना कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हेमी एसिटल ग्रुप फ्री नहीं है। हाँ, एक चीज देखना कि अगर हेमी एसिटल ग्रुप यहाँ पर अगर अवेलेबल होता तो ये भी टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट दे देगा। डायरेक्ट एल्डिहाइड हो तो भी दे देगा, एल्डिहाइड नहीं है हेमी एसिटल है तो भी दे देगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो हमें एल्डिहाइड तो मिलता नहीं, आपको पता है हेमी एल्डिहाइड क्यों नहीं, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में चला जा चुका है। तो बचा क्या है, हेमी एसिटल ग्रुप बन जाता हो। तो क्या हेमी एसिटल भी फ्री कहीं दिख रहा है, अब इसमें हमें हेमी एसिटल कहीं फ्री नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये फेलिंग टेस्ट देगा, ना तो ये टॉलेंट टेस्ट देगा, ना तो हेमी एसिटल वाला ये टेस्ट आएगा। मतलब एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर हेमी एसिटल की ही टेस्ट देते, अगर देते तो एल्डिहाइड का नहीं। तो अब आपका हो गया कि यहां पर ये इसको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये नहीं दे रहा है तो ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जरा यहां देखना ये रिड्यूसिंग है या नहीं। इसमें यहाँ पर हमारा पहला कार्बन जो हेमी एसिटल ग्रुप का था उसका तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग में चला गया, लेकिन इस वाले में हमारा फर्स्ट वाले में देखना है हेमी एसिटल ग्रुप कैसे मिल रहा है। एक OH है, एक H है, इधर से एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, इधर से एल्काइल ग्रुप हो गया, तो ये हेमी एसिटल है। ठीक है, तो हेमी एसिटल ग्रुप आपका मिलने से की वजह से क्या हो गया, हेमी एसिटल ग्रुप होने की वजह से अब ये हेमी एसिटल टेस्ट देगा। इसका मतलब ये फेलिंग टेस्ट देगा, ये टॉलेंट टेस्ट देगा।
दोनों टेस्ट देगा। इसका मतलब आप फेलिंग रीजेंट इसमें मिलाओगे, टॉलन मिलाओगे, तो ये उनको अच्छे से इस वाले शुगर को मींस माल्टोज शुगर को ये दोनों के दोनों रिड्यूस कर देंगे। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में है रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब हो गया एक्चुअल में ये फेलिंग और टॉलरेंट के साथ रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसके पहले कार्बन पर हेमिएसिटल ग्रुप फ्री है, जबकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसमें फ्री नहीं है। जरा ये चेक करना, इसके नीचे भी एक आपका है लैक्टोज। लैक्टोज का मतलब मिल्क शुगर होती है। मिल्क शुगर में जरा चेक करना क्या है, फेलिंग और टॉलरेंट टेस्ट देगा या नहीं, चेक करते हैं ये रिड्यूसिंग है या नहीं। तो इसमें देखना कि ये इसमें दोनों के दोनों, यहाँ देखना एक गैलेक्टोज है। अब कहोगे गैलेक्टोज कहाँ से आ गया, अभी एक मोनोसैकेराइड है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में केवल इतना सा अंतर है, 4th कार्बन पर OH ग्रुप का डिफरेंस आप देखना। ग्लूकोज में 4 कार्बन पर OH आपका राइट मीन्स नीचे की साइड में दिखाते हैं, जबकि गैलेक्टोज में ये भी लेफ्ट साइड में होगा, मीन्स ऊपर की तरफ साइक्लिक स्ट्रक्चर में आएगा। बस इनकी लोकेशन में इतना अंतर है। अब देखना इसमें क्या है कि गैलेक्टोज का जो फर्स्ट पर है OH ग्रुप, इसका बीटा फॉर्म है, OH ऊपर होगा तो भी बीटा फॉर्म होगा। ये बीटा जो फॉर्म है ये अगले वाले बीटा वाले फॉर्म से इसके साथ में दोनों आपस में बीटा बीटा आपस में रिएक्शन करते हैं। इनके रिएक्शन होने से 1 से 4 के बीच में बॉन्डिंग होती है। इसका फर्स्ट वाला जो है बीटा फॉर्म का, यहाँ से बीटा फॉर्म हम देखेंगे फर्स्ट। ठीक है, बीटा फॉर्म देखना तो इस वाले पर देखेंगे, यहाँ पर OH है, इसके साथ में बॉन्डिंग होगी। यहाँ OH बॉन्डिंग करके एक वाटर निकालेंगे, बचेगा ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। अब ये बीटा फॉर्म आपस में जब दोनों मिल गए तो देखना इस जगह पर अभी भी एक कार्बन फ्री है, हेमिएसिटल कंपाउंड यहाँ पर आपको एक फ्री मिल रहा है। तो एक्चुअल में ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर हुआ। आगे देखें, नेक्स्ट एक और हमारे पास कंपाउंड है, लैक्टोज हो गया। बस इतना ही दिया है। तो आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि कौन सा आपका रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आते हैं, थोड़ी सी और बात स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। हाँ, सुक्रोज के बारे में थोड़ा सा और हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सुक्रोज एक्चुअल में देखा जाए तो ये डाइसैकेराइड है, एक इसमें ग्लूकोज है और एक इसमें है फ्रक्टोज है, दो हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है वो प्लस है और इसका है माइनस। ये डेक्स्ट्रो है और ये है लीबो। ठीक है, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों लाइट के प्लेन पोलराइज के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। अब देखना है ग्लूकोज का जो डी नेचर है वो कितना है, वो है +52.5 डिग्री। मतलब ये 52.5 डिग्री प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम ऐसे पास करें, ठीक है, इस ग्लूकोज के साथ ये सॉल्यूशन से, तो यहाँ पर इसका जो डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा वो 52.5 डिग्री का क्लॉक कंडीशन में ऐसे रोटेशन हो जाएगा, इस टाइप से 52.5 डिग्री का डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा। और अगर हम यहाँ पर फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज की सिचुएशन क्या होगी, फ्रक्टोज की सिचुएशन में देखा जाए तो ये है -92.4 डिग्री, मतलब ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसी सॉल्यूशन को मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फ्रक्टोज सॉल्यूशन के साथ में हम पास करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लीबो रोटेशन होगा, अब ये लीबो रोटेशन हमारा हो जाएगा 92 का मतलब सीधे सीधे मैं यहाँ से प्लेन पर दिखाऊँ 90 है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रहा हूँ, ये वाला इसका जो है रोटेशन का एंगल बनेगा इस टाइप से, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 92.4 डिग्री, इस टाइप से लीबो रोटेशन होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन ज़्यादा है, भाई ज़्यादा पावरफुल तो फ्रक्टोज की कंडीशन है। मीन्स ये अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो ये लेफ्ट साइड में
92.4 डिग्री पर लिबो रोटेट कराएगा और ये डेक्स्ट्रो में 52.5। इसका मतलब मैं अगर हम सोचें कि दोनों में से ज़्यादा तगड़ा तो फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज का ही नेचर शो होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। किस कंडीशन में नहीं होता? सुक्रोज की कंडीशन में। सुक्रोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से कुछ ऐसा नेचर आया कि देखा गया कि ग्लूकोज का बिहेवियर ही वहां शो हो रहा है। मतलब सुक्रोज कैसा है यहाँ पर सुक्रोज का जो नेचर एक्चुअल में आ रहा है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन है, ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर शो कर रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो ये लिबो होना चाहिए था, लिबो नहीं आ रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेशन आ रहा है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की वजह से वो डी फॉर्म ही मिलेगा। मतलब डोमिनेटेड कंडीशन है, भले ही कम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर ऐसी है कि मिलने के बाद ये डेक्स्ट्रो रोटेशन नेचर शो करता है। तो यहां देखो लिखा है सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज का नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जबकि दोनों जो यूनिट हैं उनका में अगर देखें तो सुक्रोज की 52 पॉइंट ग्लूकोज की है और फ्रक्टोज की 92 पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस है। अब क्या करो, ये तो हो गया सुक्रोज की कंडीशन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ध्यान रखना ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। लेकिन अगर हम इसी का सॉल्यूशन ले लें तो क्या होगा? सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो सॉल्यूशन कंडीशन में अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कंडीशन में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों यूनिट आपस में सुक्रोज की डिसॉल्व होने के बाद यहां पर अगर देखा जाए तो नेचर बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन में मींस शुगर सॉल्यूशन अगर आपने लिया है, ठीक है, तो यहां पर ये लिबो रोटेटरी नेचर शो करेगा, लिबो रोटेशन। इसका मतलब ये देखा गया कि ग्लूकोज सुक्रोज की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये एक्चुअल में साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है, वो क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, डी फॉर्म शो करता है, जबकि सॉल्यूशन कंडीशन में ये लिबो रोटेशन शो करता है। तो इसका मतलब जस्ट इसकी नेचर बदल गई बिल्कुल, मतलब डी से एल फॉर्म में आ गया। तो डी से एल फॉर्म में आना, देखो यहां दिया है द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब सीधे सीधे इसे वाटर से डिसॉल्व करके ब्रेक करके इसे दोनों यूनिट में तोड़ दो। दोनों यूनिट में तोड़ने का मतलब हो गया, जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस का मतलब आपने डाइसैकेराइड के दोनों यूनिट को मोनोमर में तोड़ दिया। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे सुक्रोज का तो उसकी दोनों यूनिट फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों अलग अलग हो जाएंगी, एक साथ नहीं है। अब दोनों फ्री हो गई, फ्री हो गई तो लिबो रोटेशन ज़्यादा नेचर है, डेक्स्ट्रो रोटेशन कम है, तो रिजल्टेंट अब लिबो नेचर ही आएगा। तो इस तरीके से इसका जो रोटेशन का जो साइन ऑफ रोटेशन था वो चेंज हो गया, फ्रॉम डेक्स्ट्रो किससे प्लस से टू लिबो माइनस हो गया। अब इस तरीके से जो प्रोडक्ट बना है उसी को हम अब यहां पर बोलेंगे इन्वर्ट शुगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं कि डिफाइन करो इन्वर्ट शुगर क्या है। तो इन्वर्ट शुगर का मतलब हुआ कि जब आप सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब उसे ब्रेक करोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज का लिबो रोटेशन ज़्यादा है, 92.4 है, इस वजह से अब ये पूरा सॉल्यूशन का नेचर जो है लिबो रोटेशन शो करेगा और इस तरीके से नेचर बदल गया, इन्वर्ट हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया। दैट्स वाई अब जो सॉल्यूशन कंडीशन मिक्सचर है दैट इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में सुक्रोज का लिबो रोटेशन ना होकर के डेक्स्ट्रो रोटेशन है, जबकि हाइड्रोलिसिस फॉर्म में लिबो रोटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। हमने आपको डाइसैकेराइड भी बता दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। ये आपका 1 to 4 पूछ लेते हैं बोर्ड में कई बार कि किससे किसके बीच बॉन्डिंग है, तो सीधे 1 to 4 माल्टोज में, लैक्टोज में, ग्लूकोज सुक्रोज की केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज में बहुत पूछते हैं। सुक्रोज में पूछते हैं किसके किसके बीच बॉन्डिंग है, तो ध्यान देखना माल्टोज में 1 to 4 है, लैक्टोज में भी 1 to 4 है, लेकिन ग्लूकोज की केस में देखो तो अलग है। यहाँ सॉरी सुक्रोज में यहाँ देखना सुक्रोज में 1 to 2 है, ये भी ध्यान रखना 1 से 2 के बीच में है, 1 to 2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग हो रही। इसका ये 1 से 2 हो गया, तो कहीं पर भी जो मेन कार्बन है हेमिस्टल फॉर्म में वहाँ पर कोई फ्री ग्रुप नहीं है हेमिस्टल, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग भी है, ध्यान रखना। ये सारी बातें हो गई, लैक्टोज ये सब आप याद रखेंगे।